बांग्लादेश में हाल की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद कट्टरपंथी संगठनों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। अब ये संगठन शिक्षा प्रणाली को अपने इशारे पर नचाने की कोशिशों में है। जमात-ए-इस्लामी, खलीफत मजलिस और बांग्लादेश खलीफत आंदोलन जैसे कट्टरपंथी गुटों ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को वार्न कर दिया है। बांग्लादेश में फिर बवाल। नई शिक्षा नीति पर सवाल। कट्टरपंथियों की धमकी। यूनुस फैसले को पलटे। संगीत नृत्य का विरोध। मौलवियों को करो भर्ती। बंगालियों की पहचान उनकी संस्कृति, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग और पढ़ाई से रही है। बांग्लादेश का विभाजन भी इन्हीं बातों के लिए हुआ था, क्योंकि बंगालियों का मानना था कि पाकिस्तानी नेता उन पर जबरदस्ती उर्दू भाषा थोप रहे हैं और उनकी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस के शासन में बंगाली मुसलमानों ने कट्टरपंथी विचारधारा के साथ जाने का फैसला किया है। बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी ने सरकार से प्राथमिक विद्यालयों में डांस और म्यूजिक टीचरों की नियुक्ति की योजना को रद्द करने और उनकी जगह पर मजहबी शिक्षा देने वाले मौलवियों की नियुक्ति करने की धमकी दी है। जमात का कहना है कि इस्लामिक टीचर आने वाली युवा पीढ़ी को ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक बनाएंगे। जमात-ए-इस्लामी की तरफ से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए ये बयान जारी किया गया है। जमात के महासचिव मियां गुलाम परवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि मजहबी प्रशिक्षकों के बजाय संगीत और नृत्य शिक्षकों की नियुक्ति पूरी तरह से अस्वीकार है। संगीत या नृत्य को छात्रों के लिए अनिवार्य विषय नहीं माना जा सकता। अगर किसी परिवार की ऐसी गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी है तो वे खुद निजी शिक्षकों की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक शिक्षा सभी समुदायों के लिए आवश्यक है। जमात का ये बयान सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर हमला नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक ताने बाने के लिए भी खतरे की घंटी है। जमात ने साफ शब्दों में बच्चों को संगीत की शिक्षा देने या उन्हें डांस सिखाने का विरोध किया है। उसने कहा कि बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देना ज्यादा जरूरी है। Once again we can speculate, ये डिपेंड करता है कि मार्च में वहाँ इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद में किसकी सरकार आती है और जमात-ए इस्लामी की इन्फ्लुएंस कितनी होगी। अगर जमात-ए इस्लामी बड़े पैमाने पर इन्फ्लुएंस होगा और किंग मेकर होगी तो वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव हो सकता है प्रो इस्लामिक। और लेकिन अगर ये मार्जिनलाइज हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से बांग्लादेश में उस माफी की इस्लामाइजेशन हो सकती है जैसे कि अफगानिस्तान में हुई है, जहाँ म्यूज़िक और डांस वगैरह के खिलाफ है। बच्चों को बजाय शिक्षा, अच्छी शिक्षा देने के लिए और म्यूज़ियम्स के बारे में जानकारी देने के लिए या उनको डांस वगैरह के लिए और आर्ट वगैरह में इंकरेज करने के लिए कि उनको इस्लामाइजेशन की तरफ ले जाया जाए। ये डिपेंड करेगा मार्च के बाद में कितनी बड़ी पैमाने पर कट्टरपंथियों को वोट्स मिले हैं। जमात के मुताबिक डांस म्यूजिक टीचरों की भर्ती देश के लिए आत्मघाती कदम है। उन्हें इस्लाम सिखाना चाहिए, उन्हें इस्लामिक शिक्षा देना ज्यादा जरूरी है ताकि बच्चों में मजबूत इस्लामिक मूल्य आए। जमात के बयान में कहा गया कि हम इसे अत्यंत खेदजनक और अनुचित फैसला मानते हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद जमात की आवाज और तेज हो गई है। समाज में पहले से बढ़ रही असहिष्णुता और नैतिक संकट का हवाला देकर जमात-ए-इस्लामी सरकार पर दबाव बना रहा है कि वो मजहबी शिक्षा को अनिवार्य करे।
चरमपंथी संगठनों का कहना है कि कम उम्र में संगीत और नृत्य के संपर्क में आने से बच्चों के धार्मिक मूल्य कमजोर पड़ सकते हैं। कट्टरपंथियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर प्राथमिक विद्यालयों में नृत्य और संगीत शिक्षकों की नियुक्ति से बच्चे नास्तिक बन जाएंगे और अगली पीढ़ी इस्लाम में विश्वास खो देगी। इन समूहों का तर्क है कि बांग्लादेश के भविष्य की रक्षा के लिए स्कूलों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देखो, जब से बांग्लादेश में विरोध हुआ था और सरकार का तख्ता पलटा गया, तब से जमाते इस्लामी की ज़बरदस्त कोशिश है कि वो बड़े पैमाने पर जो यूसुफ है उनकी सरकार के ऊपर डोमिनेट करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ की जो तकरीबन 49% पॉपुलेशन जो है वहाँ की औरतों की है, और औरतें साफ तौर पे जानती हैं वो नहीं चाहेंगी कि उनको बुर्का पहना दिया जाए, उनको शिक्षा से दूर रखा जाए, उनको म्यूज़िक से दूर रखा जाए, आर्ट फॉर्म से दूर रखा जाए, और बिल्कुल उनके खिलाफ उसी माफ़ी की कार्रवाई हो जैसे कि अफगानिस्तान में हो। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से वो बड़े पैमाने पर जमाते इस्लामी जैसी पार्टी को वोट देंगी। सो ये तो निर्भर हुआ कितने बड़े पैमाने पर उभर के आता है जमाते इस्लामी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी समूहों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षकों की भर्ती की दिशा में आगे बढ़ेगी तो सड़कों पर भीषण विरोध प्रदर्शन होंगे। बता दें, शिक्षा सुधार की कोशिश करने वाले अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को पहले ही बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं। उनका विरोध बांग्लादेश के साथ साथ ब्रिटेन तक हो रहा है। लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर पर हजारों ब्रिटिश, बांग्लादेशी और प्रवासी लोगों ने यूनुस सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। जय बांग्ला के नारों और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग ने माहौल गरमा दिया। इस प्रदर्शन ने अंतरिम सरकार के मुखिया और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को झकझोर दिया है। राजनीतिक हलकों का मानना है कि यूनुस इससे भड़क उठे हैं और अब चुनाव आयोग को आगे करके अपने विरोधियों पर चोट कर रहे हैं। बता दें, चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रीय पहचान पत्र लॉक कर दिया है। इसके बाद शेख हसीना फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव में वोट डालने के लिए योग्य नहीं है। आयोग के सचिव अख्तर अहमद ने साफ कहा, जिस किसी का एनआईडी लॉक हो गया है वो मतदान नहीं कर सकता। शेख हसीना का कार्ड ब्लॉक है। हालांकि ये कार्रवाई सिर्फ हसीना तक सीमित नहीं रही। उनकी बहन शेख रेहाना, बेटे सजीव वाजेद जॉय, बेटी सेमा वाजेद पुतूल और दूसरे नजदीकी रिश्तेदारों के एनआईडी भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। इनमें रेहाना के बच्चे तुलीप, रिजवाना सिद्दीकी, अजमीना सिद्दीकी और रदवान मोजिब सिद्दीकी बॉबी तक शामिल हैं। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन की लपटों ने हसीना की आवामी लीग सरकार को गिरा दिया था। हिंसक हालात के बीच उन्हें भारत भागना पड़ा। इसके बाद यूनुस ने सत्ता संभाली और आवामी लीग की गतिविधियों को बंद करा दिया। अब हसीना पर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में अनुपस्थिति में मुकदमा चल रहा है, जहां अभियोजन पक्ष उनके लिए मौत की सजा तक की मांग कर चुका है। इसी बीच लंदन का विशाल प्रदर्शन ये संदेश देने में सफल रहा कि बांग्लादेशी प्रवासी हसीना और अवामी लीग के साथ खड़े हैं। 1971 की आजादी की जंग की तरह इस बार भी जय बांग्ला के नारे अंतर्राष्ट्रीय मंच से उठे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए है। मोहम्मद यूनुस के ऊपर तो विश्वास शुरू से ही खत्म हो चुका है। फर्स्ट फ्यू वीक्स के बाद ही उनके ऊपर भरोसा लोगों को नहीं था। वो किसी प्रकार से जो है लोगों को कंट्रोल नहीं कर सके, जमाते इस्लामी को कंट्रोल नहीं कर सके, कट्टरपंथी को कंट्रोल नहीं कर सके। हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के टेम्पल्स के खिलाफ अभी भी बड़े पैमाने पर वहाँ पे कार्रवाई हो रही है। वो किसी प्रकार से इनको चेकमेट नहीं कर सके। वास्तव में वो इनको एक किस्म से बढ़ावा देते रहे हैं। साफ तौर पे हिंदुस्तान को इशारा करते रहे कि हम हर प्रकार से कोशिश करेंगे कि हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई ना हो, लेकिन दूसरी तरफ से इशारा करते हैं जमाते इस्लामी को वगैरह कि हिंदुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करो, तोड़फोड़ करो, मंदिर को डिस्ट्रॉय करो, हिंदुओं को मारो। बांग्लादेश आवामी लीग ने कहा कि लंदन की सड़कों पर आज जय बांग्ला के नारे गूंज उठे। हजारों लोगों ने यूनुस शासन पर अविश्वास जताया और लोकतंत्र की लड़ाई के लिए आवाज बुलंद की। राजनीतिक और सुरक्षा विश्लेषक क्रिस ब्लैकबर्न ने एक लेख में लिखा कि अब सहानुभूति रखने वाली
अंतर्राष्ट्रीय आवाजें भी सवाल उठा रही हैं कि क्या यूनुस का बांग्लादेश हसीना के बांग्लादेश से कम सत्तावादी है। पिछले एक पखवाड़े में ही प्रदर्शनकारियों पर हमले और छात्रों के साथ क्रूर व्यवहार देखा गया है। ब्लैकबर्न ने कहा, एक समय विदेशी पर्यवेक्षकों द्वारा शेख हसीना के अधिनायकवादी रुख को सुधारने के लिए की गई प्रशंसा के बाद यूनुस ने दमन की उन्हीं रणनीतियों को अपना लिया है जिनसे वो घृणा करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।